हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है जो हम लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे, फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था कि जो नेट फोर्स आएगी उसके ऊपर जो लूप हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। रेक्टेंगुलर लूप था और इसका नेम हमने ABCD रखा था। हम लोग इसको PQRS लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो नोट्स में PQRS से ही इसको डिफाइन किया गया है। तो एक PQRS हमारा लूप है, करंट लूप है, जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरह से। और इसके ऊपर हमने देखा था कि इस एज पे जो फोर्स है इस तरह लगेगी, इसके ऊपर की ओर लगेगी, और ये जो है फोर्स अंदर की ओर लगेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस से अंदर की ओर दिखा दूँ, और ये जो फोर्स है इस तरह से दिखाया हमने, ये फोर्स अंदर की ओर लगेगी और ये फोर्स जो है वो बाहर की ओर लगेगी। F3 जो थी वो बाहर की ओर लगेगी, F1 अंदर की ओर लगेगी, F जो अपना 2 है और F4 एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, दिस वाज इक्वल टू 0। ऐसा हमने स्टडी किया था पिछली क्लास के अंदर कि चारों फोर्स 0 होती हैं, लेकिन क्योंकि ये फोर्स जो अंदर की ओर है और ये फोर्स जो बाहर की ओर है, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। जैसे हमारे पास में अगर ये कॉइल है तो इसके ऊपर एक फोर्स तो इस तरह से अंदर की ओर आई थी, एक फोर्स इस तरह से बाहर की ओर आई थी, और इनके लाइन ऑफ एक्शन जो थे वो क्या थे, थोड़े डिफरेंट थे। इसलिए वो एक टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगी। जब भी दो फोर्सेस होती हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हों, जैसे मान लीजिए ये कोई अपने पास में रोड है, इसके ऊपर एक फोर्स अपने इस डायरेक्शन में लगाएं F, एक फोर्स अपने इस डायरेक्शन में लगाएं F, तो ये किसको बनाती है, ये एक टॉर्क को, कपल को बनाती है, जो इस रोड को क्या करेगी, रोटेट करेगी, जो इस रोड को क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगी। और उस टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force, line of action of force। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये अपना क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। जिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एप्लीकेबल होती है वो डायरेक्शन उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने इस तरह से फोर्स F लगाई, तो इसको अगर हम आगे पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें, तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं F और F, ये हैं तो इक्वल। यहाँ पे एक अंदर की ओर लग रही है, एक बाहर की ओर लग रही है, एक अंदर की ओर लग रही है तो दोनों इक्वल, लेकिन दोनों जो है उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अगर वो एक ही जगह पे लगती तो टॉर्क नहीं बनती। जैसे ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे दो फोर्स लगाऊं तो कोई टॉर्क नहीं, ये रोटेट नहीं करती। लेकिन अगर एक फोर्स हम लोग यहाँ लगाएं, एक फोर्स हम लोग यहाँ लगाएं, इससे इधर फोर्स लगाऊं और इससे इधर फोर्स लगाऊं, तो ये पेन जो है वो इस तरह से क्या करता है, रोटेट करता है। तो हमको इसी टॉर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इस लेक्चर में। और आगे की क्लास जो हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे उसमें भी ये बहुत ही काम आएगा हमारे को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारे पास में जो कॉइल है, वो कॉइल कुछ इस तरह से टिल्टेड है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में ना तो ऐसे है ना ही कॉइल ऐसे है। कॉइल थोड़ी सी इस तरह से पड़ी हुई है। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हमने एक जनरल केस लिए, ना तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ इस तरह से पड़ी हुई है। ये केस हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। यहाँ तक इस तरह से हमने देखा था, इसके ऊपर एक फोर्स हमने अंदर की ओर देखी थी और एक फोर्स यहाँ से बाहर की ओर देखी थी, और ये इस तरह से कॉइल अपनी रोटेट होगी। ऐसा हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो देखिए इसमें इसकी जो लेंथ थी कॉइल की वो थी L, कॉइल यानी लूप की लेंथ थी L, और इसकी जो ब्रेड थी वो थी B। लेंथ ऑफ
length of coil is equal to L and breadth of coil या लूप। coil कैसे बनेगी लूप से? अगर अपने नंबर ऑफ टर्न, अगर एक टर्न है तो लूप बोल देंगे इसको, और अगर नंबर ऑफ टर्न यानी बार बार वायर को ऐसे लपेटा गया है रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कोइल बोल देंगे। इतना ही फर्क है कोइल और लूप में। तो लेंथ ऑफ कॉइल इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ कॉइल इज इक्वल टू बी अगर है, और हमने फोर्स भी देखी थी, फोर्स कितनी थी? आई एल बी। ये फोर्स थी F3 और F1 कितनी थी? ये भी थी आई एल बी। क्योंकि ये जो साइड है दोनों, ये जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर। ये वाली जो लेंथ है इसकी वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। ये जो एंगल, ये कितना एंगल? 90 डिग्री एंगल है। इसलिए हमने यहाँ पे जो रिलेशन आया था फोर्स का वो क्या था? आई एल बी, और F1 की वैल्यू भी क्या थी? आई एल बी। क्योंकि इनको टॉर्क में क्या निकालना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of forces, between line of action of force। तो यहां पे हम लोग जो है, जो नेक्स्ट डायग्राम मैं बना रहा हूं उस नेक्स्ट डायग्राम में मैं इस कोइल का टॉप व्यू बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो, टॉप व्यू बनाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कोई इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसके अंदर जा रही है, पैरेलल जा रही है, कि कोई इस तरह से पड़ी हुई है। तो अगर हम देखें एक फोर्स तो इसके अंदर लग रही है इस तरफ, इस तरह से, और एक फोर्स लग रही है इस तरह से। फोर्स कोइल के परपेंडिकुलर नहीं है, एक फोर्स लग रही है इस तरह से जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और एक फोर्स अपनी लग रही है इस तरह से। तो इस टॉप वाली जो व्यू है, ये जो बी जो साइड है, इसका मैं अब नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए किस तरह से ये डायग्राम बनेगा। कौन सी साइड है ये? क्यू आर। तो क्यू आर का डायग्राम देखिए किस तरह से बनेगा। ये है अपना क्यू आर, ध्यान से देखिए, ये है अपना पॉइंट Q, ये है अपना पॉइंट R, और ये क्या हुई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर का व्यू, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ऐसे, ये कौन सी फोर्स है? F1, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ऐसे, और ये कौन सी फोर्स है? F3। इसको ध्यान रखिए, एक फोर्स तो इसके अंदर लग रही है इस तरह से, और एक फोर्स इसके अंदर लग रही है सॉरी हाँ इस तरह से अंदर की, और एक फोर्स लग रही है इस तरह से बाहर की। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में जो हमने ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में दोनों फोर्स के लिए वो कितनी है? B। लेकिन क्या ये B परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन आएगा यहाँ, और इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे करें तो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका लाइन ऑफ एक्शन हमने पीछे किया, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस होगी, सपोज ये पॉइंट है T, तो दिस डिस्टेंस QT, the distance QT, torque will be equal to force multiplied by distance QT। ये ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा? इसके ऊपर देखिए, इस प्लेन में बनेगा ये ट्रायंगल। ये हुई एक फोर्स, ये हुई दूसरी फोर्स, यहां से इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा ऊपर इस प्लेन में, यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा इस प्लेन में, और उस ट्रायंगल में हम लोगों को क्या निकालनी है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है QT। और QT की वैल्यू क्या होगी जो हम लोग अभी फाइंड करेंगे? यही इसके अंदर मेन पॉइंट है, हमको Q3 की वैल्यू फाइंड करनी। F की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो क्या आएगी? ILB, क्योंकि फोर्स कितनी लग रही है? F3 F4 जो भी F1 F3 में से कुछ भी अपने ले सकते हैं। सो इट इज F1 ILB मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस QT, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये होता है अपना फॉर्मूला।
अब देखिए ये जो कॉइल है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर अगर अपने लें तो एरिया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर वो होता है जिसकी वैल्यू सरफेस की वैल्यू के इक्वल होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये कॉइल है तो इसका ये क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अगर अपने इसका ऊपर वाली साइड का डायग्राम बनाऊं मैं यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये किसके, एरिया के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। थोड़ा बनाने परपेंडिकुलर ध्यान से देखें, तो ये बनेगा अपना एरिया वेक्टर। This will be area vector A, and this is magnetic field. And suppose area vector makes angle theta with the magnetic field. Suppose जो कोई का एरिया है, एरिया वेक्टर है, suppose theta is angle between B and A. सपोज बी और ए के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से गई हुई है ऊपर, और एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ये आएगा। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बना वो कितना एंगल है, थीटा एंगल। बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर अपने यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ये होगा एरिया वेक्टर और ये अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने, थीटा एंगल कहा कि दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो हम लोग देखें तो अगर ये एंगल है थीटा, देखिए यहाँ से ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो ये छोटा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, और फिर ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना होगा थीटा। ये जो एंगल है ये कितना है 90, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, इस एंगल और इसका सम कितना होगा 90, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में ये तो ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री, तो फिर ये कितना बचा थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या होगा, थीटा होगा। इसलिए हमारे पास में ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हुआ थीटा। तो इन ट्रायंगल, इन परपेंडिकुलर ट्रायंगल QTR, perpendicular triangle QTR, we will get sin theta is equal to perpendicular QT upon hypotenuse D। QR की लेंथ कितनी है B, QR की डिस्टेंस कितनी है B, तो हमने इसको क्या कर दिया B लिख दिया। तो QT upon B, from here QT is equal to B sin of the angle theta। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आई, QT की वैल्यू आई, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में आई। QT is equal to B sin theta। और इस तरह से अगर हम टॉर्क की वैल्यू देखें तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू दी होगी ILB into sin theta into B, ILB into small b sin theta। यहाँ पे स्मॉल b क्या है, ब्रेड्थ है, L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू IAB sin थीटा। कितनी हो जाएगी, IAB sin थीटा। ये पूरा डायग्राम कहाँ का बनाया है हमने, ऊपर के व्यू का बनाया है, जिसमें एक फोर्स इस तरह से है, एक फोर्स हमारी इस तरह से है, जो हमने यहाँ से दिखाई, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये QT डिस्टेंस क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद में हमने लिया कि एरिया वेक्टर जो है कॉइल का, ये कॉइल है जिसका एरिया वेक्टर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से,
तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एरिया वेक्टर है वो सपोज एंगल बनाता है थीटा। तो फिर यहाँ पे अगर देखें हम ऊपर वाली प्लेन के अंदर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ऊपर वाली प्लेन में ये ट्रायंगल है, तो ये जो होगा ये है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो इस छोटे ट्रायंगल में ये 90 ऑलरेडी है, तो फिर ये कितना होगा थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, और सम करेंगे इस ट्रायंगल का तो वो सम भी कितना होगा 90 होगा, वहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा थीटा। और इस बड़े ट्रायंगल में अगर देखें तो हम लोग अगर लगाएंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, कौन सा ट्रायंगल क्यू टी आर में अगर हम देखें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सो इट विल बी क्यू टी अपॉन बी, क्यू टी अपॉन बी, यहाँ से क्यू टी की वैल्यू आएगी बी साइन थीटा, क्यू टी की वैल्यू आएगी बी साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, टॉर्क की वैल्यू आई आई ए बी साइन थीटा। अब अगर इसी टॉपिक में जिनके पास नोट्स नहीं है वो इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, वापस रहता हूँ। अब इसी टॉपिक में हम थोड़ा चेंज करते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या आई आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पे ए है एरिया ऑफ कॉइल। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है इक्वल टू एन हो तो टॉर्क हो जाएगी एन आई ए बी साइन। ये जो हमने निकाला था ये हमने एक लूप के लिए निकाला था, अगर हम ऐसे बार बार दूसरा लूप और बना दें तो उस पर भी टॉर्क लगेगी, 3 लूप बना दें 3 पे भी लगेगी, तो लगातार अगर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कर दें तो सब में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सब में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए सबके ऊपर क्या लगेगी टॉर्क लगेगी, जो कॉइल को इस तरह से क्या करेगी घुमाएगी। इसीलिए हमने इसको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टॉर्क को नंबर ऑफ टर्न n से हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से अपने पास में इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो टॉर्क जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड plane of coil, then देखो दो तरीके से हमें इसको स्टडी करना है। मान लीजिए ये अपनी कोइल, ठीक है, ये अपनी क्या है कोइल है, अल्फा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कोइल। थीटा जो एंगल था वो क्या था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा था। तो अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेंगे तो कौन सा लेंगे, ये वाला, ये एंगल तो था थीटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में एंगल कितना है अल्फा। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहां से देखिए ये एंगल क्या था थीटा, कॉइल के साथ में कितना एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना एंगल बन रहा है अल्फा, अल्फा को हम क्या लिखते हैं 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग जो है देख सकते हैं कि अगर हम थीटा लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, थीटा इधर चला जाएगा अल्फा इधर चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, वहां पे पुट करेंगे टॉर्क विल बी इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा, so we will get torque is equal to n I a b cos of the angle, n I a b cos alpha, n I a b cos alpha हो जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ा। यहाँ पे क्या था, NIAB साइन थीटा था, थीटा एंगल था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और अल्फा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, अल्फा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया अपनी कॉइल के बीच में। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में जो एंगल है ना वो है अल्फा, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो क्या था, थीटा। तो यहाँ से डायग्राम जो साफ है कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 है, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी 90 माइनस अल्फा। तो हमने इसको कंप्लीटली इस तरह से सोल्व किया, तो ये अपने पास में आया NIAB cos। यहाँ से एक बात क्लियर है कि हमारी अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी सिर्फ इसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी तो टॉर्क की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी। यानी अगर तो हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इस तरह से इस पोजीशन में अगर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, कॉइल इसके अलोंग है, तो उस समय टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगी। कैसे होगी मैक्सिमम, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये तो हुआ अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। टॉर्क कैसे होगी, मैक्सिमम। जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे ये साइन एंगल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जब कॉइल इस तरह से हो जाएगी उस समय एरिया वेक्टर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, यानी टॉर्क की वैल्यू थीटा पे घूमने के कारण क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अल्फा है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर नहीं ले रहे हो, अल्फा एंगल ले रहे हैं, तब तो टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। और अगर 90 डिग्री पे है तो टॉर्क कितना होगा, 0। तो इसलिए टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब when coil is placed parallel to B, then torque is equal to torque max। उस समय जो टॉर्क मैक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, NIAB। तो इसका हम लोग जनरल जो अपना लाइफ है उसमें भी हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जो अपनी मोटर्स होती हैं उनके अंदर जितनी बड़ी मोटर होगी उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, उतनी ज़्यादा उसके अंदर वायर की नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से उनकी टॉर्क बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगी। करंट ज़्यादा अगर फ्लो करवाया जाए तब भी क्या होता है, जो मोटर होगी वो ज़्यादा स्पीड से क्या करेगी, रोटेट करेगी। एरिया, अगर कोयल का एरिया बड़ा ले लिया जाए तो भी जो है वो ज़्यादा जल्दी से स्पीड से फ्लो करेगी। और डी, इसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है सभी चीज़ें। और इस थीटा को क्या किया जाता है, जनरली जो हम लोग आगे गैल्वेनोमीटर में पढ़ेंगे, इस थीटा को इस तरह से मेंटेन करवाया जाता है कि थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, कि थीटा हमेशा ही क्या हो, 90 डिग्री रहे। इस तरह से मैग्नेट जो है वो इस तरह के कॉनकेव शेप के लगाए जाते हैं मोटर में, गैल्वेनोमीटर में इस तरह के मैग्नेट पोल्स लगाए जाते हैं, ताकि जो थीटा है वो हमेशा क्या बना रहे, 90 डिग्री बना रहे। यानी एरिया वेक्टर और कॉइल के बीच में एंगल हमेशा ही क्या बना रहे, 90 डिग्री। उससे क्या होगा, जब हमेशा ही 90 डिग्री बना रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ये टॉर्क एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमारे को जो है टॉर्क की वैल्यू में एंगल के वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आगे गैल्वेनोमीटर में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।